सीख देने वाली कहानी। एक रोटी खाकर नैना देवी जी ने जैसे ही रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू दीपा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म कर शर्म। यह सुनते ही नैना देवी जी अपने हाथ पीछे कर लेती हैं और एक रोटी खाकर ही उठ जाती हैं। नैना देवी की बहू उनके साथ कितने ही दिन से ऐसा व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में रोटी रखकर देती थी, रोटी का डिब्बा उनके पास ही रख देती थी और नैना देवी जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही नैना देवी जी दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती तो दीपा उनको कहती थी, शर्म कर शर्म। देखने वाले तो यही देखेंगे कि बहू ने तो रोटी का डिब्बा भी पास रखा है, जबकि बहू सास को रोटी खाने ही नहीं देती थी। नैना देवी जी मन मसोस कर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती थी। उन्हें तेज भूख लगी थी और बहू उन्हें सही से खाने नहीं दिया। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे नैना देवी जी को कमजोरी आती रही। अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहू घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती तो वह भी सास को नहीं देती थी। नैना देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ गई थी। आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नैना देवी जी अपनी चारपाई पर बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी नैना देवी जी की नज़र उनकी चारपाई के पास एक दूसरी चारपाई के नीचे रखे संदूक पर पड़ी। नैना देवी जी ने अपने आंसू पोंछे और उस संदूक को घसीटकर बाहर निकाला और उसे अपनी चारपाई पर लाकर रखा। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से एक चाबी निकाली और संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फोटो की एल्बम नजर आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके फोटो देखने लगी। उनके अतीत की पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। नैना देवी जी के पति का देहांत को 2 साल हो चुके थे। नैना देवी जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम विशाल है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहता है और जबकि नैना देवी जी अपने छोटे बेटे के साथ इंदौर में रहती हैं। विशाल की पत्नी का नाम शिल्पा है। विशाल के 2 बच्चे हैं, चिंटू और रिंकू। नैना देवी जी का बड़ा बेटा करण अपनी पत्नी व बच्चों के साथ साल में 1 बार ही आता है और अपनी माँ को फ़ोन 1-2 महीने में 1 बार ही करता है। विशाल की पत्नी रेखा अपनी सास के पास कभी फ़ोन नहीं करती थी, कभी अपनी सास का हाल चाल जानने की कोशिश नहीं करती थी। नैना देवी जी अपने दोनों बेटों के लिए बोझ समान थी। वह अब अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। नैना देवी जी के पति गोविंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। नैना देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। नैना देवी जी गाय रखती थी और उसका दूध बेचकर घर चलाती थी। वह गोविंद जी की कमाई जोड़कर रखती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही उनकी कमाई को खर्च करती थी। जो घर उनके सास ससुर ने दिया था वह कच्चा था। अपनी मेहनत व ईमानदारी से उन्होंने इस घर को लिया था और दोनों बच्चों को भी अच्छे से स्कूल व कॉलेज में पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। नौकरी लगने के बाद उन्होंने दोनों की शादी भी कर दी। दोनों बेटे और बहुओं का व्यवहार पहले तो ठीक था, परंतु जब से गोविंद जी का देहांत हुआ तब से दोनों बेटे और बहुएं अपने परिवार में व्यस्त हो गए। यह सब कुछ तो शिल्पा नैना देवी जी झेल रही थी। कुछ दिनों से शिल्पी जो व्यवहार कर रही थी उनके साथ वह उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। विशाल को भी अपनी इस पत्नी के इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह ही निकल जाता और रात को आता। नैना देवी जी ने अपनी सूझबूझ व समझदारी से बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतनी सीधी भी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को वह चुपचाप सहे। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल देते हैं। नैना देवी जी एल्बम को देखकर रोती रहती और अपने पति को याद करती रहती। अपनी फ़ोटो देखकर याद आता एक ज़माने में वह क्या थी और आज उनकी हालत उनकी बहुओं ने क्या कर दी है। अपनी व अपने पति की फ़ोटो देखकर उनमें एक ऊर्जा का संचार होता और वह सोचती हैं कि अब और अत्याचार नहीं सहूँगी। इतने कष्ट सहकर हमने यह घर बनाया था और आज इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी रोटियां भी गिनी जाती हैं। यह सब कुछ अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। जैसे ही एल्बम बंद करती हैं तो उनकी नज़र घर के कागज़ों पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पर था।
कागज़ देखकर नैना देवी जी को और हिम्मत मिल जाती है और वह मन ही मन कहती हैं, अब तो बच्चों को अकल ठिकाने का समय आ गया है। नैना देवी जी एल्बम और कागज़ संदूक में रखकर ताला लगा देती हैं और अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं और अपने ही पड़ोस में रहती अपनी सहेली मीना जी के पास जाती हैं। मीना देवी जी की उस समय माला जाप कर रही थी। नैना देवी जी को देखकर वह खुश होती हैं और उनसे कहती हैं, बहन क्या बात, सब ठीक तो है ना, कुशल मंगल तो है, इस समय कैसे आना हुआ। नैना देवी जी ने अपने साथ हो रहे सारे व्यवहार को बारे में बताया। तुम्हें तो पता ही है बहन, हमने कितने कष्टों से घर संभाला है और आज हमारे ही बसाए घर पर बेटा बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जा रही है, हमारे ही घर में हमारी इज्जत नहीं है। एक वह करण है, उसको तो जैसे किसी बात से कोई मतलब नहीं। माँ कहाँ रह रही है, कहाँ जी रही है, क्या कर रही है, कोई परवाह नहीं। घर में हिस्सा मांगने तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसे तो एक बार भी नहीं पूछेगा। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी तो करते हैं। अभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है, बिना सेवा के ही सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे सास ससुर के पास भी तो कच्चा घर था, लेकिन फिर भी हमने उनकी सेवा की। हमें कुछ मिलता या ना मिलता, परंतु आजकल बच्चों को प्रॉपर्टी तो चाहिए, परंतु उनकी सेवा ही नहीं करना चाहते। मीना देवी जी बोली, हाँ बहन, यह एकदम सही कह रही हो। आजकल हर घर में यह हो रहा है। हमारे साथ भी बेटे बहुएं ऐसा व्यवहार करने लगे थे। इन्होंने तो बेटे और बहू को धमकी दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगा, तब जाकर सारी लाइन बनाए। अब सही घर चल रहा है और हम दोनों तो एक दूसरे की सेवा भी करते हैं। तब नैना देवी जी बोली, बहन तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है, पर मैं क्या करूं? अगर वह जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता, और मुझे तो यह 2 बेटे छोड़कर चले गए कि यह सहारा बनेंगे, परंतु बच्चे तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेली विधवा औरत क्या कर सकती है। जो बच्चे पैदा कर सकती है वह कुछ भी कर सकती है। अब मुझे बच्चों को लाइन पर लाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुमसे एक काम है। तो मीना देवी जी कहती हैं, हाँ हाँ बहन बताओ क्या काम है, मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूँगी। तब नैना देवी जी एक नंबर निकाल कर देती हैं और कहती हैं, यह मेरे बड़े बेटे का नंबर है और उससे कहो तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हारा छोटा बेटा यह घर अपने नाम करवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मीना देवी जी कहती है, ठीक है बहन, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मीना देवी जी अपने पति के फ़ोन से करण को फ़ोन करती हैं और नैना देवी के सामने वह बातें कह देती है। करण हैरान हो जाता है और मीना देवी से कहता है कि बहुत बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अभी निकलने की तैयारी करता हूँ और कल सुबह ही पहुँच जाऊँगा। यह सुनकर मीना देवी जी फ़ोन काट देती हैं। नैना देवी जी आगे का प्लान तैयार करती हैं और मीना देवी जी को धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। गहराई में रात गुजर जाती है और सुबह स्नान करते ही पूजा पाठ करके किचन में जाकर चाय बनाकर वह पीकर उसके बाद किचन में ताला डाल देती हैं। बड़े बेटे करण के कमरे का भी नैना देवी जी ताला डाल देती हैं। विशाल और शिल्पी सो रहे होते हैं। रविवार की छुट्टी का दिन था तो सब देर से ही उठते हैं। कुछ देर बाद शिल्पी उठकर हाथ मुंह धोकर किचन की तरफ जाती है तो वहाँ ताला लगा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और गुस्से में तमतमाकर बोलती है, यह किचन में ताला किसने डाला? नैना देवी जी बड़े आराम से बैठी हुई थी, लेकिन जब शिल्पी ने बार बार पूछा तो वह बोली, यह ताला मैंने डाला है। तो शिल्पी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं ताला डालने की? यह सुनते ही नैना देवी जी क्रोधित हो जाती हैं और तेजी से उठकर आती हैं और शिल्पी को 2 थप्पड़ खींचकर मारती हैं। वह जमीन पर गिर जाती है। नैना देवी जी कहती हैं, यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत करके ये हाथ पत्थर हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जवान खींच लूंगी। शिल्पी ने अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था। वह तो अपनी सास को बहुत सीधी सादी गांव वाली घरेलू महिला समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि नैना देवी जी इतनी सीधी सादी महिला भी नहीं जो कि बहू के अत्याचार चुपचाप सह लेती। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर विशाल भी उठ जाता है और बाहर आकर देखता है
कि उसकी पत्नी अपने गाल को लिए जमीन पर बैठी हुई है। विशाल पूछता है कि क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह। तो नैना देवी जी कहती है, तू तो घर में रहकर भी ऐसे है जैसे है ही नहीं। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसे कैसे व्यवहार करती है ये तुझे पता ही नहीं। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ हुआ क्या, यह भी तो बताओ मुझे। विशाल जोर से पूछता है। तो नैना देवी जी कहती है, पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे रोटी खाने नहीं देती। अगर मैं एक रोटी खाकर दूसरी डिब्बे में से लेती हूँ तो मुझे कहती है शर्म कर शर्म। बहुत दिन से ऐसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनती है तो वह मुझे देती नहीं। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनी जाती है। अब यह सब कुछ और सहन नहीं करूँगी। यह घर मैंने और तुम्हारे बाप ने मिलकर बनाया था। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अपना अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने बनाई है। अपनी माँ से यह बातें सुनकर विशाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ यह सब करेगी। विशाल गुस्से में शिल्पी से पूछता है, शिल्पी क्या माँ सच कह रही हैं? शिल्पी के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती। वह सर झुकाए बैठी रहती है। विशाल समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। विशाल को गुस्सा आ जाता है कि वह शिल्पी को बहुत जोर से झंझोड़ता है और 2 थप्पड़ खींचकर मारता है। अभी यह सब चल ही रहा होता है कि डोर बेल बजती है। विशाल अपने गुस्से को कायम रखते हुए दरवाज़ा खोलता है तो अपने बड़े भाई के परिवार को देख हैरान हो जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह, सब कुशल मंगल तो है ना? आपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इस पर करण कहता है, तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुझे कुछ क्यों बताएं? तो यह कहकर वह अपने परिवार के साथ अंदर आ जाता है। शिल्पी अपने जेठ जेठानी को देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही करण और रेखा अंदर आते हैं तो सामने नैना देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अरे माँ, आप तो ठीक है, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर नैना देवी जी कहती है, हाँ तू तो मरने के इंतजार में ही है। तुझे लगा अब तेरी माँ मरने वाली है तो तू चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लूँ। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी आती नहीं, अब हिस्सा लेने की बारी आई तो बड़ी जल्दी आ गया। करण शर्मिंदा हो गया और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो नैना देवी जी कहती है, ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? तुझे मीना से फ़ोन मैंने ही कराया था और तेरी पत्नी कभी मेरा हालचाल पूछते हैं कि माँ कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है? मैंने आज तुझे यहाँ इसलिए बुलवाया है कि मैं तुम दोनों को बता सकूं कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। करण और रेखा की नज़र रसोई और अपने कमरे पर पड़ी जिस पे ताला डाला हुआ। वह दोनों कुछ समझ पाते। इतने में नैना देवी जी कहती है, तुम दोनों को कभी मैंने किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आज तुम दोनों के लिए माँ की रोटी भारी पड़ रही है। जब तुम जैसी औलाद माँ को रोटी नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दे दूँ? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया है ना, उतना तुम अपनी औलाद के लिए करोगे और वह तुम्हें रोटी भी नहीं देंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी माँ बाप के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में यह ऐलान करती हूँ कि आज से मैं वृद्धाश्रम जाकर रहूँगी और यह घर भी मैं वृद्धाश्रम के नाम कर दूँगी। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज से हम आपको किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहने देंगे। दोनों बहुएं भी माँ के पैरों में गिरकर कहती है, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। इस पर नैना देवी जी कहती है, मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी शर्त मान ली तब मैं यह घर तुम दोनों के नाम दूंगी। मेरी पहली शर्त है, तुम दोनों मुझे हर महीने खर्चा दोगे और दूसरी शर्त यह है कि तुम दोनों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वह मुझसे पूछ कर करोगे और मेरा जब भी मन करेगा छोटे बेटे के पास और जब मन करेगा बड़े बेटे के पास रहूँगी। तुम्हारी पत्नियों को मुझे इजाज़त देनी होगी कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। सबको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं। तभी दोनों बेटे और बहुएं बोली, माँ हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। यह सुनकर नैना देवी जी खुश हो जाती है और करण के कमरे का व किचन का ताला खोल कर देती है। दोनों बहुओं से कहती हैं, जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। और अपने दोनों बेटों से कहती है, तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करो। यह सुनते ही दोनों बेटे कहने लगे, जी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर।
और अंदर जाकर दोनों बेटे ने माँ को बाहों में भर लिया और रोने लगे। हमें माफ़ कर दो माँ, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हम भूल गए थे कि आपने हमारे लिए कितना कष्ट सहे हैं, हम नादान थे। तब नैना देवी जी बोलती हैं, अगर तुम मेरा दिल चीर कर देख सकते तो मैं बताती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बच्चे चाहे माँ के साथ कैसा भी करे, लेकिन माँ अपने बच्चों के साथ कभी भी नफरत नहीं कर सकती। तुम्हें लाइन पर लाने के लिए मैंने यह सब किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतने में ही दोनों बहुएं नाश्ता लेकर वापस आती हैं तो यह भाव विभोर दृश्य देखकर उनका मन ममता से जागृत हो जाता है और माँ के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हमारे बच्चे बड़े होकर यदि हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो हम पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई में ही बहुत दुखदाई है। तभी माँ दोनों को उठकर सीने से लगाती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब शिल्पी और रेखा दोनों बदल गई थी, माँ का ख्याल रखती थी और बेटे भी हर महीने माँ को खर्चा देते और उनके हर छोटी से छोटी चीज़ ज़रूरत को पूरा करते। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।